नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल ड्रामा, बहुमत परीक्षण, विधायकों की परेड, ये सारे शब्द अब जल्द घिसने वाले हैं। घिसे भी क्यों ना, हर थोड़े अंतराल में इनकी जरूरत जो पड़ने लगती है। जुम्मा 4 दिन हुए थे, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुए, कैबिनेट अभी तक नहीं बन पाई और बिहार से अब उसी तरह की खबरें आने लगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए चर्चा में रहने वाली बिहार की राजनीति में सत्ता शरीर बदलने वाली है। बयान पर बयान आ रहे हैं, पार्टियां विधायकों को समेटने में लगी हैं। पटना और दिल्ली में घनघना रहे फोन चुप होने का नाम नहीं ले रहे। कोई साजिश की बात करता है, कोई चिराग मॉडल के दोहराव की, और जनता लगा रही है हिसाब कि अब और कितने दिन पटना के नेताओं की प्राथमिकता सरकार चलाने की जगह सरकार बचाने और सरकार में बने रहने की होगी। खबर लेंगे बिहार की, दिन की बड़ी खबर में ये भी बताएंगे आपको कि वो कौन से रसूखदार हैं जो भारत में खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होने को है तो प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भाषण दिया। उन्होंने सभापति के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों को भी गिनाया। दर्शक जानते ही हैं, भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, नियमित रूप से कार्रवाई को भी संचालित करते हैं। सो उपराष्ट्रपति से राज्यसभा सांसदों का रिश्ता थोड़ा गहरा होता है। इसीलिए नायडू के लिए विधायी भाषण देते हुए किसी ने चुटकी ली तो किसी ने तंज भी किया। एक वक्त तो नायडू ये सब सुनकर भावुक भी हुए। चूंकि आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो आज ही का दिन नायडू के संसदीय जीवन का इस रूप में आखिरी दिन बन गया। आज शाम को ही नायडू की विदाई का आधिकारिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत पक्ष और विपक्ष के गणमान्य मेहमान के तौर पर मौजूद थे। वेंकैया नायडू की जगह लेने वाले हैं अब जगदीप धनखड़, जो 11 अगस्त के रोज भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ये था दिन का वीडियो। अगर आपको संसदीय जो गतिविधियां रही उसकी और वीडियो देखने हैं तो आप लल्लन टॉप का जरूर रुख करिए। कई रोचक बातचीत रही। हम रुख करते हैं सुर्खियों का। बीते 39 दिनों से जब जब महाराष्ट्र कैबिनेट का जिक्र हुआ तो सिर्फ 2 ही चेहरे सामने आए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि कैबिनेट के नाम पर महाराष्ट्र में यही 2 मंत्री थे। बाकी मंत्रियों की शपथ क्यों नहीं हो पा रही थी, इसके पीछे अलग अलग थ्योरी हैं। एक तो ये कि शिंदे गुट वाली शिवसेना और भाजपा के बीच सत्ता के बंटवारे का फाइन प्रिंट तैयार नहीं हुआ, और दूसरी ये कि शिवसेना पर काबू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब तमाम थ्योरीज को किनारे लगाते हुए कम से कम 14 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई। ये काम होगा 9 अगस्त को। शिंदे गुट से 7 और बीजेपी से 7 मंत्री। वैसे महाराष्ट्र वाले इस बात में राहत खोज सकते हैं कि बिना मंत्रियों की सबसे लंबी सरकार चलाने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र का नहीं, मध्य प्रदेश का है। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई 2020 के पहले हफ्ते तक मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 मंत्री की सरकार थी, मुख्यमंत्री की सरकार। क्योंकि बीच महामारी में कमलनाथ की सरकार गिरी थी और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगली सुर्खी ये बनाई है अरविंद केजरीवाल ने। बीते दिनों रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हुई। प्रधानमंत्री के एक बयान की भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में तो केजरीवाल की पार्टी का नाम भी लिया गया। सो आज केजरीवाल जवाब देने उतरे। उन्होंने कहा कि मुफ्त चिकित्सा सेवा, शिक्षा, बिजली और बेरोजगारी भत्ता देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। जो इन्हें रेवड़ी कहते हैं वो गद्दार हैं। सुनिए। सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए
अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्रीबी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्रीबी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं। देश के दो राज्य हिमाचल और गुजरात चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, उन्हें अपनी सत्ता को डिफेंड करना है और आम आदमी पार्टी आस लगाए है रेवड़ी को लेकर हालिया बहस के पीछे और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच के इस वाद विवाद के पीछे भी यही संदर्भ है, ऐसा राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं। आखिरी सुर्खी लंदन से है। 11 दिन 61 मेडल और अनगिनत चैंपियंस। इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का सफर यादगार रहा। इंडिया ने कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में ढेरों मेडल अपने नाम किए। कुश्ती में तो बोलबाला ऐसा रहा कि भारत ने 12 इवेंट्स में 12 के 12 में मेडल जीता। मेडल्स की शुरुआत वैसे वेट लिफ्टिंग से हुई। पहला मेडल महाराष्ट्र के सांगली के संकेत सरगर ने जीता। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने। बैडमिंटन में मिक्स टीम में गोल्ड नहीं आया, पर हमारे प्लेयर्स रुके नहीं। सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु और मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने गोल्ड मेडल जीते। एथलेटिक्स में भी इंडिया की जर्नी यादगार रही। पहला मेडल तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में जीता, दूसरा मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में। एल्डहोस पॉल के यादगार ट्रिपल जंप के साथ ही प्रियंका गोस्वामी का 10,000 मीटर में सिल्वर भी ऐतिहासिक रहा। इसी इवेंट में संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी और क्रिकेट को इंडिया कैसे भूल सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट खेला गया। इससे पहले एक बार 50-50 ओवर वाले वनडे के फॉर्मेट में खेला गया था। T20 फॉर्मेट में पहली बार खेला गया महिलाओं की प्रतिस्पर्धा के तौर पर, और विमेंस T20 के इस फॉर्मेट में इंडिया की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। वहां पर हम हारे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले और सिल्वर मेडल जीता। हॉकी में भी कुछ ऐसा ही रहा। हमारी मेंस टीम सिल्वर मेडल जीती, ऑस्ट्रेलिया से हारी, और विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना नाम लिखाया। अगर भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स के ओवरऑल सफ़र की बात करें इसके इतिहास से अब तक, तो 2010 में दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हमारे लिए सबसे सफल रहे थे। हम दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें हम तीसरे नंबर पर रहे थे मेडल टैली में। 2022 का जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ है वो हमारे लिए सफलता के लिहाज से, जिसमें हम चौथे नंबर पर रहे पॉइंट टैली में, भारत के लिए तीसरा सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाएगा। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत मेडल टैली में इस बार की तरह चौथे नंबर पर रहा था। ये सुर्खियां थी। अब दिन की बड़ी खबरों का, जी ये बहुवचन में है, बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सत्ताधीशों के तौर तरीकों की खबर लेते हैं। घड़ी सबके घर में होती है। जिस चाल से घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, मगर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार के पास एक ऐसी घड़ी है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमती है। रह रहकर उनकी अंतरात्मा उनसे जोर जोर से बातें करती है। पराजित तो नहीं होता, मगर सत्य अचानक से परेशान जरूर होने लगता है। कई समर्थक कहते हैं कि उनके दोनों ही हाथ में लड्डू होता है, उनके दोनों ही करवट पर सत्ता होती है, और बिहार का समीकरण ऐसा कि उनके बिना फिलवक्त सत्ता किसी को मिलती नहीं। आलोचक कहते हैं कि वो कब किधर पलटी मार जाएं पता नहीं चलता, करीबियों को भी नहीं। अब एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है। हम डिस्क्लेमर के तौर पर पहले ही क्लियर कर देते हैं, सुगबुगाहट है फिलहाल, जो हालिया घटनाक्रमों से उपजी है। बयानों के बाउंसर तापमान को और बढ़ा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं पहले सुगबुगाहट और सरसरी के तौर पर ही आती हैं और फिर वक्त के साथ मूर्त रूप लेती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आखिरी में एक फ़ोन कॉल आता है और चीज़ें कुछ समय के लिए फिर यथास्थिति के मोड में चली जाती हैं। तो अब बिहार में इन दोनों में से क्या होगा, उसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो होगा, जिसकी चर्चा है, वो क्यों होगा। वजहों को जान लेते हैं, फिर अंजाम के विकल्पों पर आते हैं। इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार हैं आरसीपी सिंह। बिहार में इन्हें हर कोई जानता है। बिहार के बाहर के लोगों के लिए इनका परिचय लंबा है। पुराने लोग इन्हें नौकरशाह माने अधिकारी के तौर पर जानते हैं, आईएएस अधिकारी। एक वक्त इनकी पहचान नीतीश कुमार के सबसे करीबी के रूप में हुई। यूपी काडर के अधिकारी थे, नीतीश के मंत्री रहते उनके करीब आए, फिर नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष भी हुए, जेडीयू के खाते से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, और फिर गाड़ी पटरी से उतरने लगी। नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह, प्रचलित तौर पर आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह कुछ वक्त पहले तक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर भी प्रचारित किए जाते थे समर्थकों के द्वारा, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें बदली। दिल्ली आने के बाद आरसीपी सिंह गुजरात मॉडल के कसीदे पढ़ने लगे तो बिहार मॉडल को दिक्कत होने लगी।
चीजें इतनी बिगड़ गई कि नीतीश कुमार ने दोबारा राज्यसभा तक नहीं भेजा। कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई। फिर कई जगह पर घर और जमीन होने के आरोप लगे, हमले बढ़े। शनिवार को कथित तौर पर जमीन घोटाले का आरोप उछालकर जेडीयू के नेताओं ने जवाब भी मांगा। कई दिनों से खाड़ खाए बैठे थे, सारा गुबार कैमरे के सामने आरसीपी ने निकाला और जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई, यहां तक कह दिया कि वो 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की कहानी सुनाई, कहा कि जो 2-3 घंटे तक भूंजा पार्टी करते रहते हो वो कैसे चलाएंगे, और ये भी पूछा कि देश में कौन सा मुख्यमंत्री है जो 3-3 घंटे इस तरह की पार्टी करता है। भूंजा पार्टी मतलब लैया चना चबाना और उसके साथ लोगों से बतियाना। अब तक सीएम नीतीश कुमार पर पर्याप्त हमले हो चुके थे, पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। मौजूदा अध्यक्ष लल्लन सिंह ने, जिनके साथ आरसीपी की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी सत्ता के शीर्ष और नीतीश के उत्तराधिकारी के लिए, लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरसीपी सिंह पर खूब तीखी प्रतिक्रिया दी। पर दिलचस्प ये था कि आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी निशाने पर थी, वो भी सुनिए। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लल्लन सिंह ने बार बार चिराग मॉडल का जिक्र किया, चिराग मॉडल 1 और चिराग मॉडल 2। आपको याद होगा बिहार चुनाव 2020 के बाद नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था, कहा था कि यह पहला चुनाव था जिसमें उन्हें पता नहीं लगा कि कौन उनके साथ था, कौन उनके खिलाफ। दरअसल जेडीयू कैंप का शुरू से ही आरोप रहा कि जानबूझकर चिराग पासवान को बीजेपी ने उनके खिलाफ खड़ा किया। जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ी वहां वहां चिराग ने अपना उम्मीदवार उतारकर जेडीयू को कमजोर किया, हराने का काम किया। जब चिराग की पार्टी को चाचा पशुपति पारस ले उड़े तो चिराग ने भी झोंके में कह दिया कि उनका इस्तेमाल किया गया। ये सारी कड़ियां बीजेपी की तरफ जा मिली। कई उम्मीदवार तो बीजेपी के नेता थे जिन्हें नीतीश से गठबंधन की कीमत अपनी सीट की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी थी। रिजल्ट आया तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। आरोप लगे कि बीजेपी ने जानबूझकर चिराग को जेडीयू के पीछे लगाया था और आरोपों में ही इसे चिराग मॉडल 1 कहा गया। हालांकि बीजेपी चुनाव के दौरान भी और बाद में भी ये सफाई देती रही कि हमारा पूरा समर्थन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए है, और इसीलिए जब नतीजा भी आया तो सीटों पर एक बड़ा गैप होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। अब चिराग मॉडल 2 आरसीपी सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया पदबंध है। जेडीयू खेमे का आरोप है कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू को कमजोर करने का काम किया। आरोप लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के अंदर बीजेपी की आत्मा आ गई, वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एकनाथ शिंदे मॉडल का जिक्र हुआ, कहा गया कि बीजेपी उन्हें यह प्रलोभन दे रही थी कि यदि वो जेडीयू के ज्यादातर लोगों को अपने साथ ले आएंगे तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ऐसा आरोप लगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी हो रही है। फिर यह भी कहा गया कि आरसीपी अपने प्लान में सफल नहीं हो पा रहे हैं और जेडीयू ने ही उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये सब आरोपों की शक्ल में हुआ, फुसफुसाहटों की शक्ल में। अब हम जानते हैं आरसीपी सिंह का इस्तीफा हो चुका है, तो जेडीयू क्या नए रास्ते की तलाश में है, और बात यह भी है कि यह नया रास्ता कहां से होकर गुजरता है। पटना में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत भी मिल रहे थे। कल यानी 9 जुलाई को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। इसके बाद पटना से दिल्ली तक खबर उड़ी कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं। वैसे जब नीतीश की नाराजगी की खबर सामने आती है तो उनके पाला बदलने की चर्चा होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि बार बार बीजेपी को चेक किया जा सके, उसके प्रेशर को कम किया जा सके। चूंकि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री तक रह चुके हैं, इसलिए डर इस बात का है कि कहीं उनके साथ कुछ विधायक न चले जाए। इस शक की पुख्ता वजह भी है। बिहार की राजनीति में माना जाता है कि जेडीयू में टिकट बंटवारे का काम आरसीपी सिंह ही किया करते थे, इसलिए जीते हुए नेताओं में से कुछ की हमदर्दी उनके साथ हो सकती है। केंद्र में जेडीयू अपने कोटे से 2 मंत्री चाहती थी। इसकी डीलिंग कहा जाता है आरसीपी सिंह कर रहे थे और एक ही दमदार मंत्रालय पर मान गए जो उन्होंने खुद के लिए ले लिया, और इसी के बाद से नीतीश नाराज हो गए, ये बात भी कही जाती है। आरसीपी सिंह जब नीतीश की मर्जी के खिलाफ जाकर केंद्र में मंत्री बने
तब दर्जन भर जेडीयू के सांसद नेतृत्व के अदृश्य आदेश की अनदेखी कर उन्हें बधाई देने घर गए और तब इसको लेकर काफी चर्चा हुई कि कौन किसके साथ है। नीतीश कुमार ने अब इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई। खबर है कि सांसदों को भी इसमें बुलाया गया। वैसे इस मीटिंग को कुछ लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि नीतीश पाला बदलने के लिए विधायकों का मूड समझना चाहते हैं। अब लाख टक्के का सवाल यह रह जाता है कि क्या वाकई नीतीश ने पाला बदलने का मन बना लिया है? क्या बीजेपी से दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि उसे पाटा नहीं जा सकता? जवाब तो नीतीश कुमार ही जाने, मगर संकेत तो दूरियों के ही हैं। उदाहरण से समझिए, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद पर बीजेपी के खिलाफ नीतीश का रुख रहा। पटना दौरे पर गए अमित शाह से नीतीश कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं की। एनडीए का साझेदार होने के बावजूद राष्ट्रपति के नामांकन से लेकर शपथ समारोह तक नीतीश कुमार कहीं भी नहीं दिखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, उसमें केसीआर के अलावा नीतीश कुमार ही थे जो नहीं गए। पिछले दिनों चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाना भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा बीजेपी नेतृत्व से असहज हैं। शुरू से ही चाहते थे कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने, क्योंकि वो लंबे समय तक नीतीश के मातहत काम कर चुके थे और नीतीश को ये खूब भाता था कि वो ओवरपास नहीं करते। अब खबर है कि कई मंत्रियों के साथ उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है। मंत्री रामसूरत राय का तबादला एपिसोड इसका उदाहरण है। बीते दिनों स्पीकर विजय सिन्हा के साथ भी गर्मागर्मी हो चुकी है, सबने देखा था। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की बीजेपी के पूर्व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी नहीं जम रही थी, क्योंकि बिहार में बीजेपी की हमेशा से अपना सीएम बनाने की तमन्ना रही है। नित्यानंद राय को आला नेतृत्व की तरफ से या उसके एक गुट की तरफ से प्रमोट भी खूब किया गया। नीतीश की नाराजगी को देखते हुए पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी रहे हैं, उनकी गुपचुप और लंबी मुलाकात भी नीतीश से हुई, जिसके बाद तय हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के जरिए ही फैसले लिए जाएंगे और बीजेपी का आला कमान भी अपने संदेश पहुंचाएगा। खबर है कि नीतीश चाहते हैं कि फिर से सुशील मोदी को बिहार लाया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी के सीएम के सवाल पर नीतीश कभी तैयार नहीं होते हैं। उन्हें पार्टी के भविष्य की चिंता हो जाती है और ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा। जहां तक बात आरजेडी के साथ नज़दीकियों की है, तो नीतीश और लालू एक साथ बरसों तक राजनीति कर चुके हैं। 1994 में नीतीश लालू से पहली बार अलग हुए, फिर 2013 तक बीजेपी के साथ रहे। जब बीजेपी से अलग हुए तो लालू के साथ हो लिए। 2015 में लालू और नीतीश ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार भी बनाई, लेकिन 2017 में करप्शन के सवाल पर लालू नीतीश की राहें जुदा हो गईं और तब आरोप लगा कि धीरे से लालू ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और नीतीश सहज नहीं थे। तब नीतीश का इस्तीफा हुआ, फिर बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन अब एक बार फिर से आरजेडी से ही नज़दीकियों की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कैंप में कुछ दिन पहले यह तय किया गया कि पार्टी प्रवक्ता जेडीयू पर हमले नहीं करेंगे, जो भी हमला होगा बीजेपी पर किया जाएगा। और ये बात आप ट्विटर से लेकर बयानों तक के अक्स में देख सकते हैं। इस पूरे मसले पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सुनिए, जेडीयू की भी, खेल खुद समझ जाएंगे। क्या कोई सत्ता परिवर्तन? मैं ये सब नहीं जानता। बिहार के सरोकार परिवर्तन आवश्यक है। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से हो ना हो, सरोकार परिवर्तन होना आवश्यक है। और बीते 48 घंटों में जो छवियां देखी हैं वो आम बिहारी को अनसेटल करता है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार नजर बनाए हुए हैं और तमाम महागठबंधन दल के नेता हम लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो छवियां हमने 48 घंटे में देखी वो बिहार को सहज ग्राह्य नहीं है। तो सर क्या एक विकल्प के तौर पर क्या आरजेडी सामने आएगी? क्या आपको लगता है कि वहाँ संभावना नए सरकार की है? सच तो ये है कि मैंडेट आरजेडी का ही था, सो देयर कुड बी अ सिचुएशन मैंडेट कम्स होम। लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगा मामला? अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्य वक्ता तो हम है नहीं। वही उसी बात बोले, पहले तो ऐसा नहीं बोला करते थे आप। नहीं, आज तो चल रहा है, आज चल रहा है 24 तक 25 तक। देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। हाँ, वर्तमान आज है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि गठबंधन हमारा है, चल रहा है। लेकिन आपका गठबंधन है जरूर, लेकिन आपका जो रवैया है वो विपक्ष के प्रति, आरजेडी के प्रति वो नरम है, आरजेडी का आपके प्रति नरम है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम का जो ये तो दिख रहा है ना। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस पक्ष और विपक्ष की कल्पना की थी उसके हिसाब से अगर चीजों को चलना चाहिए तो यही नॉर्म्स है। विपक्ष का यह काम नहीं है कि सरकार कुछ भी करे तो विरोध करना। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को समर्थन करना चाहिए। विपक्ष भी अगर किसी विशेष एजेंडा को, जो जनता का एजेंडा है, उसको उठाता है तो सरकार को भी खामखा डंडा नहीं चलाना।
मीम की भाषा में कहें तो देख रहा है विनोद, कैसे शब्दों का सहारा लेकर इशारा दिया जा रहा है। सरोकार परिवर्तन की बात हो रही है, सत्ता परिवर्तन की नहीं। और लोकतंत्र में विपक्ष के कर्तव्यों की दुहाई दी जा रही है और वर्तमान शब्द पर अतिरिक्त बलाघात हो रहा है। बहरहाल साफ है, आरजेडी नीतीश को लेकर सॉफ्ट है। नीतीश की पार्टी भी आरजेडी पर। बीजेपी क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए। सब कुछ ठीक है। चलिए संजय पर जी आरोप लगाया गया है। किसी ने कोई आरोप नहीं लगा, आप लोग के मन का वहम है। तो सर, आज जिस तरह से जदयू बैठक बुला रही है, तो क्या लग रहा है कि सरकार चलेगी? हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। अध्यक्ष जी कह रहे हैं सब मन का वहम है, सब ठीक है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है, सब जगह चिंता है। चिंता की बात इसलिए क्योंकि पलटू राम और पलटू चाचा जैसी उपमाएं भी बीते कई दिनों से आरजेडी नेतृत्व की तरफ से नहीं दी जा रही हैं। जहां तक आरजेडी से नज़दीकियों का सवाल है, तो इस साल रमज़ान के दौरान इफ्तार पार्टी से इसकी शुरुआत हुई। जाति जनगणना के मुद्दे ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सेम पेज पर खड़ा कर दिया। बाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा और अग्निपथ योजना पर दोनों दल बीजेपी से अलग एक पिच पर दिखे। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव को जब नीतीश कुमार पटना के पारस अस्पताल में देखने गए, तब साथ सरकार बनाने की पहली पहल हुई। तारीख थी 6 जुलाई। तेज प्रताप यादव ने चाचा की एंट्री वाला सिग्नल भी सोशल मीडिया पर दिया था। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो सरकार आसानी से बन सकती है। कांग्रेस और बाकी दलों के साथ महागठबंधन बनाया तो सरकार के पक्ष में नंबर का गेम 160 से ऊपर जाएगा। समीकरण क्या कहता है, आंकड़े देखिए। कैसे बन सकती है जेडीयू आरजेडी सरकार? जेडीयू के विधायक हैं 45, आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट फ्रंट के 16, हम के 4, कुल 163। बीजेपी के पास 77 विधायक हैं और वो फिलहाल अकेली नजर आ रही है। अगर सरकार बनाने की कोशिश हुई तो उसे कम से कम 45 विधायकों को तोड़ना होगा, जो संख्या के लिहाज से बड़ा नंबर है। अब इस पर बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले और नीतीश कुमार को समझने वाले जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। नीतीश कुमार के पास ये इंफॉर्मेशन है कि आरसीपी को एकनाथ शिंदे बनाने का षड्यंत्र हो रहा है और एकनाथ शिंदे किसी को बनाने में किस किस चीज की जरूरत होगी वो सारा उनको मुहैया कराया जा रहा था तत्कालीन। इसके बाद नीतीश कुमार के पास ये भी इंफॉर्मेशन था कि नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उनके कुछ मंत्रियों के यहाँ ईडी की छापे भी पड़ सकते हैं। ये भी इनके पास खबर था एक तरह से, और ये भी खबर था कि कम से कम कोई 27 कहता है, कोई 20 कह रहा है कि एमएलए पर बंसी लगाया जा रहा है। बंसी आप समझते ही होंगे, और उनको फंसाने का प्रयास चल रहा है। तो ये सारी बातें थी जिसके चलते इनको लगा कि अब जो है समय। मतलब ये कि नीतीश कुमार के पास पाला बदलने की पर्याप्त वजहें आ चुकी हैं। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ तय ही है तो बदलाव की तारीख क्या होगी? इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। कल होगा, मेरे पास जो जानकारी है उनके अनुसार कल हो जाएगा। कल बैठक है सबकी, जेडीयू विधायक दल की बैठक है, राजद विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, लेफ्ट विधायक दल की बैठक है। आपको जो है सब आजकल सब बैठकें होंगी, और कल जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के अनुसार एक सब माने बैठक हो जाएगी, सबको मिला सारी पार्टियों के महागठबंधन की, और नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हो जाएंगे और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। खत्म। इसके बाद सारे जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर देंगे। आपने सुना, अटकलें हैं कि इस दफा नीतीश कुमार इस्तीफा देके नए सिरे से शपथ नहीं लेंगे, बल्कि जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त करेंगे और नए मंत्री शामिल करेंगे और फिर नए सिरे से बहुमत हासिल करेंगे। पर यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। हम जानते हैं
राज्य में संविधान का कस्टोडियन होता है राज्यपाल, तो गेंद कभी कभी राज्यपाल के पाले में चली जाती है। बहुमत के परीक्षण की बात करें तो नज़र चेयर की तरफ जाती है, स्पीकर की तरफ, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ। किसको योग्य घोषित करना है, किसको अयोग्य, इसमें तमाम विवादों में विधानसभा अध्यक्ष का अहम रोल होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर फिलहाल बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा बैठे हुए हैं, तो बीजेपी क्या करेगी? किसी ने कहा कि सब कुछ यूं ही होने देगी क्या, जबकि विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और केंद्र में सरकार उनकी है। वक्त का इंतज़ार करेगी क्या, या फिर अपने एकला चलो के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? और फिर क्या नीतीश कुमार अपने कुनबे को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि एक लंबे समय तक जेडीयू जिलों में आरजेडी के मुकाबले अपने काडर को, अपने नेताओं को खड़ा करता रहा है। सबने कहा कि 2015 से 2017 तक का जो साथ था वो सहज साथ नहीं था। और नीतीश कुमार की अपनी छवि का क्या, क्योंकि पहले उन्हें आरजेडी पलटू राम कहती थी, अब भाजपा कहने लगेगी। बात यह भी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार, जिनकी पिछले विधानसभा चुनाव में लोकप्रियता पिछले कई चुनावों के मुकाबले सबसे कम रही थी, वो इस समरसॉल्ट के बाद, इस बदलाव के बाद अपनी छवि को सुधार पाएंगे? उनकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा? और एक अटकल ये भी कि क्या अब केंद्रीय एजेंसियां बिहार में ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगी? ये सियासत है, यहाँ एक कॉल से, एक बात से, एक बयान से चीज़ें बदलने लगती हैं। फिलहाल इंतज़ार है हमारे हिस्से, और है 9 अगस्त की तारीख की बात करें इतिहास की, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं बिहार में किस तरह के बदलावों की शुरुआत होती है। पर बड़ी खबर यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि बड़ी खबर के अगले हिस्से में हम एक महामारी के बारे में बात करेंगे। कोरोना से भी बड़ी महामारी, वो जो जाने कब से भारत में और जाने कब तक रहेगी। रोज़ ये महामारी हमारे नागरिक बोध को बीमार करती है, फिर जान ले लेती है। फिर इन सड़ी गली लाशों में से ही एक मुर्दा लोकतंत्र तैयार होता है, जिसमें रसूख के दम पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो दिन रात इस रट को लगाए रहते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना महान है। आकार के लिहाज से ये बात सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतदाता तो भारत में ही है। लेकिन इस लोकतंत्र की गुणवत्ता क्या है, ये आप कुछ कहानियों से समझ सकते हैं। ये कहानियाँ सुननी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर हमारा और आपका दायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को सतत विकासशील, सतत मजबूत करें। ये कहानियाँ किनकी हैं? ये नेताओं की कहानियां हैं, अलग अलग स्तर के नेता वाले नेता, विधायक वाले नेता, मंत्री वाले नेता। आइए इनकी करतूतों पर गौर करें और देखें कि भारतीय लोकतंत्र में अगर आपके पास ताकत हो तो आप कैसे जनता और कानून दोनों का मजाक बना सकते हैं। पहली कहानी नेता वाले नेता की है, और ये घटी है दिल्ली के ठीक बगल में पड़ने वाले नोएडा में। ये वीडियो अब तक आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। काले ट्रैक सूट में एक आदमी एक महिला को धमका रहा है, धक्का दे रहा है, कह रहा है हम आपको जो बातें नहीं बता सकते ऐसी बात है, क्योंकि इसमें ढेर सारी गालियां हैं। घटना 5 अगस्त की है, जगह नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण करके एक बगीचा बना लिया था उस अपार्टमेंट में, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में। इसी को लेकर श्रीकांत से बात शुरू की गई, लेकिन वो बहस करने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जनता धड़ाधड़ राष्ट्रीय महिला आयोग, नोएडा पुलिस और भाजपा से जुड़े हैंडल्स को टैग करने लगी। आरोप लगाया जाने लगा कि त्यागी भाजपा किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है। 6 अगस्त को पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। फतेहपुर सीकरी सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने तो एक वीडियो जारी कर यह भी दावा कर दिया कि त्यागी भाजपा किसान मोर्चा में कभी नहीं रहा। सुनिए। देखिए, उसने प्रोफाइल में अपनी में लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने उसको कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया, मुझसे पूर्व में भी। क्योंकि उसने एक शब्द जो लिखा हुआ है वो अपने आप में सब स्पष्ट करता है। उसने लिखा है युवा समिति का कोऑर्डिनेटर। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मोर्चे में कोई समिति नहीं होती है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। अगर वो लिखता है तो फर्जी है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो न कार्यकर्ता है, न भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का किसी पदाधिकारी है। वो एक व्यक्ति है और उसने गलत अपने आप को सोशल मीडिया पे शब्दावली का प्रयोग किया है। सांसद जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि उनकी पार्टी उनके मोर्चे के नाम पर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो अब तक पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं एक FIR करवाते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये जो आदमी अपने आप को बीजेपी का नेता और प्रभारी बता रहा है, पदधारी बता रहा है, ये बहरूपिया है, गलत दावा कर रहा है, इस पर
420 के मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सत्य और है, सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी की इतने भाजपा नेताओं के साथ, कद्दावर नेताओं के साथ तस्वीरें हैं कि गिनती मुश्किल है। कल्याण सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, जेपी नड्डा, और यहाँ हमने सिर्फ प्रमुख नाम ही आपको बताए हैं। ये तस्वीरें कम से कम इतना तो बता ही रही थी कि श्रीकांत त्यागी भाजपा के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं था। श्रीकांत बीजेपी से जुड़े कई धरने प्रदर्शनों में शामिल हुआ और यहीं से उसने संपर्क बनाना शुरू किया। जिस वक्त वो अपने गांव भंगेल में रहा करता था, घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी, पिकेट के साथ बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता था। वो घर से निकलता तो 4 गाड़ियां आगे पीछे चलती। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान साथ चलते, यानी पूरा भोकाल मेंटेन रहता था। ठनक का अंदाजा ऐसे लगाइए कि इसने अपना एक नाम लंगड़ा त्यागी भी रख लिया था। ये भोकाल ही था कि नोएडा अथॉरिटी में अवैध निर्माण की लिखित शिकायत के बावजूद 3 साल तक कार्रवाई नहीं हुई। ये भोकाल ही था कि नोएडा में श्रीकांत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में पहले से एफआईआर दर्ज थी, लेकिन उसे कानून का डर नहीं था। तभी तो 7 अगस्त को देर शाम उसके भेजे गुंडे पीड़िता को खोजते हुए ओमेक सोसाइटी पहुंचे। गुंडागर्दी की वो तो भला उस सोसाइटी वालों का जो इन्हें घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया। रात को ही स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को जमकर लताड़ लगाई। महेश बोल रहा हूं मैं। एक मिनट अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अवनीश अवस्थी प्रदेश के शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स में से एक, एसीएस होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनके पास गृह विभाग है, यानी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। महेश शर्मा नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे हैं, भाजपा के नेता हैं और दूसरी बार के सांसद हैं। आपने दोनों के बीच का संवाद सुना, पुलिस को लेकर उनकी राय सुनी। इसके बाद जाकर नोएडा पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई। त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया, 25,000 का इनाम रख दिया गया और सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से निर्देश दिया गया कि ऐसा सबक सिखाइए कि नज़ीर बन जाए। वैसे नोएडा फेज 2 थाने के एसएचओ सुजीत उपाध्याय सहित सोसाइटी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को भी ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। 8 अगस्त की सुबह त्यागी के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा। भंगेल में बने उसके मार्केट पर जीएसटी की टीम का छापा भी पड़ गया। चौतरफा दबाव पड़ा तो अब त्यागी ने नोएडा की एक अदालत में आत्मसमर्पण के लिए याचिका लगाई। यहां से उसे 10 अगस्त की तारीख मिली है। कार्रवाई हो रही है, उसका स्वागत है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों को पनपने किसने दिया और क्या एक वायरल वीडियो का इंतजार किया जा रहा था इस तरह की हनक दिखाने वालों पर कार्रवाई के लिए। अब दूसरे मामले का रुख करते हैं। ये पंजाब का है। एक लेवल बढ़ाते हैं। अब नेता की जगह विधायक महोदय के मामले की चर्चा की जाएगी। आप जानते ही हैं, भारत में टोल देना या नहीं देना प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। आपकी इज्जत जैसे इस बात से तय होती हो कि टोल वाला आपकी गाड़ी आते आते नाका उठाता है या नहीं। विधायक जी वाली कहानी आपको इसी संदर्भ में सुननी होगी। होशियारपुर जिले में पड़ती है 10वां विधानसभा सीट। यहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के नेता करमबीर सिंह गुमान। 6 अगस्त के रोज विधायक जी जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे। इस पर पड़ता है चोलंग टोल नाका। अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नियम ये कहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत से करमबीर सिंह को टोल से छूट मिलेगी। उन्हें बस अपनी गाड़ी टोल बूथ तक ले जानी होगी। वहां अगर वो विधायकी का आधिकारिक परिचय पत्र दिखा दें तो नाका ऊपर हो जाएगा। सो करमबीर सिंह दसुआ लौटते वक्त चोलंग टोल पर पहुंचे। उनकी गाड़ी वीआईपी लेन में दाखिल हुई। यहां टोल पर मौजूद स्टाफ से एक गलती हो गई। उन्होंने विधायक जी की शान में गुस्ताखी करते हुए वीआईपी लेन का नाका उठाने में कुछ देर कर दी, क्योंकि वो दूसरी लेन से निकल रही गाड़ियों में व्यस्त थे। फिर क्या था, नाराज विधायक जी उतरे और अपने से नाका उठा दिया। इस दौरान करमबीर सिंह के साथ पंजाब पुलिस द्वारा दिए गए हथियारबंद अंगरक्षक थे। फिर न सिर्फ उनकी गाड़ी निकली, बल्कि कई और गाड़ियां मुफ्त में टोल पार कर गई जो पात्र नहीं थी। नाराज विधायक जी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने टोल के कर्मचारियों को डांट भी पिलाई और जब टोल के मैनेजर मौके पर पहुंचे तब विधायक जी को शांत कराया जा सका। ये सब दिन दहाड़े हुआ, सीसीटीवी में कैद भी हुआ।
आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली वो भ्रष्टाचार के साथ साथ परंपरागत नेतागिरी में व्याप्त दादागिरी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ था। वो आंदोलन कहां हवा हो गया? चोलंग टोल प्लाजा पर नजर तो आ गया। हम आपको विधायक जी का भी पक्ष बताना चाहते थे, लेकिन प्राप्त समाचार के अनुसार अब तक उन्होंने इस खबर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब रुक करते हैं तीसरे मामले का। पंजाब से फिर यूपी की यात्रा पर चलिए। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान आज इन्होंने कानपुर की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। उन्हें एक मामले में सजा भी सुनाई गई, लेकिन इन सबसे पहले जो तमाशा हुआ वो पूरे भारत ने देखा। इस तमाशे में राकेश सचान की भूमिका जानने के लिए आपको समय में 31 साल पीछे जाना होगा। साल था 1991। किदवई नगर के रहने वाले राकेश सचान तब छात्र राजनीति में थे। आज तक पर छपी रंजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक उस साल कानपुर के नौबस्ता में 3 लोगों की हत्या हुई। तब नौबस्ता पुलिस ने राकेश सचान को एक राइफल के साथ पकड़ा, जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं था। सचान ने दावा किया कि राइफल उनके नाना की है, लेकिन ये मामला अदालत में गया और तब से लेकर अब तक अदालती कार्रवाई अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक तरफ अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती रही, दूसरी तरफ सचान का राजनीतिक करियर। आर्म्स एक्ट वाला मामला बनने के 2 साल के भीतर यानी 1993 में वो सपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने। 2002 में फिर विधायकी जीते और 2009 में फतेहपुर लोकसभा से माननीय सांसद हो गए। इसके बाद सचान ने 10 साल और सपा की राजनीति की। फिर खबर आई कि अखिलेश यादव से अनबन के चलते सचान कांग्रेस में चले गए। 3 साल कांग्रेस में रहने के बाद राकेश सचान 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आ गए। भोगनीपुर से उन्हें टिकट मिला, कानपुर देहात की सीट, और वो जीत भी गए। चुनाव के बाद जब योगी की दूसरी कैबिनेट का ऐलान होने वाला था, उसके एक दिन पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, जिसमें सचान देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे थे। फिर जब सूची आई, उसमें न सिर्फ राकेश सचान का नाम शामिल दिखा, बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। चूंकि राकेश सचान ने अनेक बार चुनाव के लिए पर्चा भरा, इसलिए उन पर चल रहे मामलों की जानकारी हमेशा सार्वजनिक रही। 2014 में अपने शपथ पत्र में सचान ने 8 मुकदमों का खुलासा किया था। इनमें से 4 में कार्रवाई चल रही थी और 1 में वो बरी हो चुके थे। सचान पर आर्म्स एक्ट का एक और मामला कानपुर कोतवाली में भी चल रहा है। बाकी मामलों में बवाल करने जैसी धाराओं का उल्लेख है। बवाल वगैरह के मामलों को सरकार नियमित रूप से वापस भी लेती रहती है कई बार, क्योंकि भारत की देसी राजनीति में बवाल को मौन स्वीकृति प्राप्त है। कई बार कहा जाता है कि राजनीतिक रंजिश में मुकदमा हो गया। सचान का दावा है कि उनके खिलाफ चल रहे सारे मामलों का वास्ता उनके छात्र जीवन से है, जिसे अखिलेश यादव सरकार भी वापस लेना चाहती थी और योगी आदित्यनाथ सरकार भी। बकौल सचान, योगी सरकार के आदेश पर इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्रवाई चल रही थी। वजह जो भी रही हो, 6 अगस्त 2022 तक सचान के खिलाफ सारे मामले वापस नहीं हुए। इस रोज कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में राकेश सचान के 3 मामलों की तारीख थी। 2 में सुनवाई होनी थी और नौबस्ता वाले आर्म्स एक्ट के मामले में जिरह पूरी हो चुकी थी। सचान को इसमें दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और जब जज साहब आदेश लिखने अपने चैम्बर में गए, तब राकेश सचान के वकील ने उस फैसले की कॉपी मांगी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। और इसी को लेकर कहा जाता है कि मंत्री जी अपने अमले के साथ फरार हो गए। जी, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जिन्हें दोषी करार दिया गया था, वो फैसला लेकर ही गायब हो गए, ये आरोप है। अदालत में तैनात पुलिस क्या कर रही थी, राम जाने। मंत्री जी के साथ पुलिस का अमला चलता है, वो क्या कर रहा था, कौन जानता है। हम बस इतना जानते हैं कि ये सब दिन दहाड़े हुआ। इसके बाद की कहानी और दिलचस्प है। न्यायालय की रीडर ने कानपुर नगर कोतवाली में मंत्री जी के खिलाफ तहरीर दी। लिखा गया कि सचान के वकील ने फैसला देखने के लिए फैसले की कॉपी मांगी थी और उसी को लेकर राकेश सचान फरार हो गए। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा 40-50 लोग थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तहरीर की आखिरी लाइन में उचित धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की गई। 6 अगस्त से 8 अगस्त का दिन आ गया। आदेश लेकर फरार होने के मामले में मंत्री जी के खिलाफ FIR ही दर्ज नहीं हुई। आप इसका कारण सुनेंगे तो आपको चक्कर आए शायद। FIR दर्ज न करने पर पुलिस के आला अधिकारियों से सवाल किया गया और तब संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि न्यायालय की तहरीर में अपराध संज्ञेय ही नहीं लग रहा है। पुलिस ललिता कुमारी बनाम राज्य मामले में दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रही है। इसके मुताबिक संज्ञेय न लगने वाले मामलों में पुलिस को जांच के लिए 1 हफ्ते तक का समय मिलता है। इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संज्ञेय अपराध माने वैसा काम जो पुलिस की नज़र में अपराध हो, सीधे देखने पे। मामले में आज का अपडेट यह है कि राकेश सचान ने आज कानपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ कानपुर के नामचीन वकीलों का पैनल लेकर अदालत पहुंचे। पिछली बार सबक लेते हुए बंद कमरे में सुनवाई हुई। मंत्री जी को आर्म्स एक्ट के मामले में 1 साल की सजा हुई, साथ में 1500 रुपये का जुर्माना। लेकिन सचान जेल नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले से जमानत याचिका लगा रखी थी, जो कि आज मंजूर भी हो गई।
मंत्री जी से बस एक बॉन्ड भरवाया गया जो उनके लिए बड़ी बात कतई नहीं थी। सचान कह रहे हैं कि मीडिया ने गलत बयानी की, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। 6 अगस्त के रोज वो एक आधिकारिक कार्यक्रम के लिए निकलने वाले थे, इसलिए उन्होंने जल्द सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन वकील ने कहा कि अदालत में समय लग जाएगा। इसके बाद वो वहां से चले गए। सचान ने चुनौती दी कि चाहे तो न्यायालय की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली जाए, लेकिन सचान ने यह नहीं बताया कि उनके खिलाफ न्यायालय की रीडर ने तहरीर आखिर क्यों दी और उसमें क्यों लिखा कि वो फैसले की कॉपी लेकर फरार हुए। माननीय मंत्री जी आदेश की कॉपी लेकर फरार हुए, कुछ नहीं हुआ। तहरीर दी तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस को कानूनी रूप से कुछ गलत नजर नहीं आया, इसीलिए अब भी कुछ नहीं हुआ। प्रक्रिया का प्रश्न अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा सवाल है कि अगर मंत्री महोदय की जगह कोई और इस तरह का काम करता तो क्या पुलिस प्रक्रिया का हवाला देती या फिर घसीटते हुए कोतवाली ले जाती? क्योंकि यहां पर कोर्ट एक पार्टी है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व, कि एक मंत्री आदेश को लेकर भाग जाए। इस सवाल का जवाब जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार के एक और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ भी एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साल 2015 में निषादों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग के साथ एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान बवाल हुआ, 22 साल के एक नौजवान की जान चली गई। इसी आंदोलन के दौरान हिंसा से जुड़े मामलों में संजय निषाद का नाम भी सामने आया था। क्या कानून बनाने वाली विधायिका के सदस्य संजय निषाद कानून का पालन करेंगे? क्या तंत्र उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत दिखा पाएगा? ये भी देखने की बात होगी। आज का लल्लन टॉप शो इतना ही। चलते चलते एक ऐलान, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक खास पेशकश, हद सरहद। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है हमारी लल्लन टॉप टीम ने, हमारी टीम के साथी रजत सैन और रूहानी ने। हाल में इसका ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, जिसके लिए लोगों के मन में जिसके बाद काफ़ी उत्सुकता हुई। आज़ादी के साथ साथ उस समय हुए बंटवारे को भी याद दिलाती ये फिल्म अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को भी दिखाई गई। इस मौके पर मौजूद रहे बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जो रोंगटे खड़े होते हैं ना, ये देखो अभी भी गूज़बम्स आ रखे हैं, अभी तक कंटिन्यूड है। जबकि हमारे लिए क्या है, ये डेली वो देखते हैं हम, लेकिन जब भी हम परेड के लिए खड़े होते हैं तो वापस गूज़बम्स आ जाते हैं। तो इसकी बीट ये ना, थंपिंग ऐसी है, कुछ कहने का नहीं। अच्छा, जब हम लोग ये शूट करने आए थे, हमने 2 दिन यहाँ पर शूट किया, तब आपको आइडिया था कि कैसा फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा? जैसे मैंने टीवी न्यूज़ चैनल पे देखे थे, नॉर्मल सा आता है वो, बस नॉर्मल से फील होता है, नॉर्मल होता है। बट इसमें जो अपने मोशंस और सिनेमैटिक डाला है ना, कि किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है, ज़बरदस्त है। मतलब हमें भी पता नहीं लग रहा है कि ये हमने ही किया परेड। अनबिलीवेबल है। जैसे मैं करता हूँ परेड लगभग 6 महीने में मैंने 4 महीने किए होंगे परेड, और मुझे ये लग रहा है कि ये परेड मैंने भी नहीं देखी है। 2 महीने पहले जब लल्लन टॉप की टीम ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने अटारी बॉर्डर पर गई, तो वहाँ लगी एलईडी स्क्रीन्स पर ये डॉक्यूमेंट्री देखने का सपना साथ लेकर लौटी। और देखिए, ये सपना भी पूरा हुआ। आपके अपने लल्लन टॉप की फिल्म हद सरहद का ट्रेलर 20,000 लोगों के बीच चलाया गया, जिसका लोगों ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। अब आप पूछेंगे कि हम ये ट्रेलर कहाँ देख सकते हैं, तो बता दें कि ये ट्रेलर कल यानी 9 अगस्त को शाम 5 बजे लल्लन टॉप पर रिलीज़ किया जाएगा। आप भी देखिएगा, फिल्म का भी इंतज़ार करिए, इट्स वर्थ योर टाइम। और तिरंगे को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन देश में ये बड़ा ज़रूरी किस्म का बदलाव हुआ है, जिसमें हमारे और आपके जैसे नागरिक भी पूरे शान के साथ, अपनी भारतीयता की पहचान के साथ अपने अपने घरों में तिरंगा लहरा सकते हैं, घरों में, गाड़ियों में, सब जगह। क्योंकि पहले बड़े सख्त कानून थे फ्लैग कोड को लेकर, तो आप इसके लिए भी तैयार हो जाइए। राजनीतिक मत भिन्नता, विभिन्नता, सोशल मीडिया की चकल्लस सब अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे के परचम तले हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। बताइए, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उत्सव की आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? लल्लन टॉप लगातार आज़ादी के इस महोत्सव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, और आज़ादी के साथ जो ज़रूरी बात है कर्तव्य की, अधिकार की, उनकी भी चिंता करता रहेगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।